मैं विक्रम कुमार बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है, सामान्य स्कूल प्रणाली को परिभाषित करें। सबसे पहले जानेंगे सामान्य स्कूल प्रणाली की अवधारणा क्या है। देखिए, सामान्य विद्यालय प्रणाली के अवधारणा, कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा कुछ दिए गए हैं जो इस प्रकार है। देखिए, हमारे देश में प्राचीन काल से प्राचीन काल से बहुत सारा शिक्षा प्रणाली चलते आ रही है, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में बहुत शिक्षा प्रणाली है। कह सकते हैं कि हमारा देश विविधता में एकता है। कई जाति धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। हमारे देश कई राज्य में अलग अलग धर्म भाषा लोग रहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 और 15 में समता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम किसी धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। किसी के साथ धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में सामान्य विद्यालय प्रणाली की बात इसलिए हुई है कि हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले। ये अधिकार हमारा संविधान दिया। चाहे किसी धर्म, किसी भाषा, अमीर गरीब कोई भी लोग हो, उससे भेदभाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश एकता का सूत्रपात हो। हमारे देश में एकता का सूत्रपात हो, क्योंकि एक साथ बच्चा रहेगा तो एक समाजीकरण होगा। जब एक समाजीकरण होगा जिससे वह भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार पहली बार 1964 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन किया और 1966 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत उसमें सामान्य विद्यालय प्रणाली पर बल दिया। लेकिन हमारे देश में ये लागू नहीं हुई, क्योंकि हमारे संसद में 1970, 1986 तथा 1992 में इसके लिए प्रयास की, क्योंकि 1970 के दशक के बाद हमारे देश में प्राइवेट स्कूल की होड़ लग गई। सामान्य विद्यालय प्रणाली हमारे देश में इसलिए ज़रूरी है कि यह अमीरी और गरीबी की खाई को बांट देती है। इस प्रणाली में विद्यालय में नामांकन के लिए सिर्फ योग्यता आवश्यक है। उस योग्यता के आधार पर आपका उस विद्यालय में नामांकन होगा। जैसे मान लीजिए बीएड करने के लिए हमें ऑनर्स ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से पास हो, सिर्फ आपको उसका डिग्री होना चाहिए कि आप इसके योग्य है कि नहीं, आप ऑनर्स कंप्लीट है कि नहीं। उस योग्यता के आधार पर आपका उस विद्यालय में नामांकन होगा। न वहाँ कोई फी लगेगा, न ट्यूशन फी लगेगा, यानी न एडमिशन चार्ज लगेगा, न उसका जो कोर्स का अलग अलग कॉलेज का जो अलग अलग फ़ी है, जैसे ट्यूशन फ़ी, उसके बाद प्रैक्टिकल जितना भी बहुत सारा फ़ी लगेगा, ये सब नहीं लगेगा। कोई असमानता नहीं होगा, न बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। जो हमारे सामान्य लड़ाई, जात पात धर्म की जो लड़ाई होता है वह दूर हो जाएगा, जिससे लोग समाज में एक साथ रहेगा, एक दूसरे के संस्कृति में घुलेंगे मिलेंगे। सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों से यह मांग किया था कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, क्योंकि उनका यह सोचना था जो हमारे देश में अमूल्य योगदान जो मजदूर वर्ग देता है, उसका बच्चा को भी शिक्षा नहीं मिलती है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। जो देश का निर्माता है उसकी बच्चा को शिक्षा नहीं मिलती है। इसी पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक हमारे देश में वंचित परिवार
के बच्चे तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। वंचित परिवार के बच्चे तक शिक्षा के किरण का विकास ले जाना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, उनका बात पूरा न हुआ। जो मजदूर हमारे देश का निर्माता है उसका बच्चा का नामांकन नहीं हो रहा है। इस पर बालकृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र सरकार में एक विधेयक 1911 में लाया था कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। सबसे पहले कौन लाया था? बालकृष्ण गोखले ने। कब? 1911 में यह विधेयक लाया था, क्योंकि जो देश निर्माता है उस मजदूर का बच्चा का नामांकन नहीं हो रहा है। उस समय भी पास नहीं हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इस बात का उठाया गया। जैसे आज भी आप देखते कि यह लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आज CBSE प्रणाली, ICSE प्रणाली, राज्य सरकार की प्रणाली, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, माध्यमा बोर्ड इत्यादि बड़े बड़े स्कूल में मजदूर के बच्चे को नामांकन नहीं हो पाता है। अलग अलग पाठ्यक्रम बना है, इसलिए हमारे देश में बड़े बड़े खाई पैदा हो गए हैं। बड़े की, छोटे की, अमीरों की, गरीबों की, बड़े स्कूल की फी स्ट्रक्चर अधिक है, जिससे छोटे का नामांकन नहीं होता है। यदि सरकार द्वारा एक नियम बना दिया जाता कि सभी प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों का नामांकन कुछ प्रतिशत निःशुल्क कराना है और निःशुल्क इसका पढ़ाना है, तो यह कोरम पूरा कर लिया जाता है। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने के लिए सरकार को संकल्पित होना होगा, समाज को आगे आना होगा, राजनीतिक को भी आगे आना होगा और दृढ़ शक्ति से हम इसे लागू कर सकते हैं। इससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा। जो हमें संविधान जो नैतिक मौलिक अधिकार दिया है वह भी पूरा होगा। सरकार ने यह देखा कि कमेटी जो 1986 में दी है उसमें भी यह बात कही गई है। हमने देखा कि हमारे देश में समरूपता नहीं हो रही है, एकरूपता नहीं हो रही है। हमने देखा कि जो 1986 में कमेटी द्वारा शिक्षा नीति दी गई थी, नई शिक्षा नीति जो दी गई थी, जो शिक्षाविद न्यायमूर्ति के नेतृत्व में बनाया गया था, उन्होंने जो समीक्षा 1992 में दिया उसे कैब ने भी कहा लागू करने के लिए। किंतु आज देखिए कि हमारे देश कई बोर्ड एक ही क्लास में अलग अलग सिलेबस दिया जो बिल्कुल लग रहा है। अलग अलग बोर्ड का सिलेबस नहीं मिल रहा है। बिहार का अलग, बंगाल का अलग, सभी राज्य का अलग अलग है। जो हमारे देश के बच्चे समग्रता, एकता का विकास कैसे होगा? जो अलग अलग विद्यालय आज अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। कोई अंग्रेजी स्कूल है, कोई अंग्रेजी स्कूल है तो वह अंग्रेजी बनाना चाहते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन उसकी छाप मानसिकता छोड़ दिए, क्योंकि आज देखे होंगे कि हमारे विद्यालय का जो कानून है वह पश्चिमी सभ्यता से मिलती है। इसलिए हमारे देश में सरकार को लागू करनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। इससे हमारे देश उच्च नीच, अमीर गरीब, भाषा, धर्म, जाति के जो खाई बने हुए हैं वह दूर हो सके, इसलिए हमारे देश का विकास होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमें सामान्य स्कूल प्रणाली को लागू करना बहुत ज़रूरी है। जब तक यह लागू नहीं होगा तब तक यह खाई गरीब अमीर का, छोटे बड़े का नहीं हट सकता है। इसलिए इसको सरकार को सोचना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इसको जल्द से जल्द इसको लागू करे, जिससे हमारे देश को विकास करेगा। छोटे से छोटे गरीब मजदूर बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे, और जो अमीर के बच्चे हैं वो भी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये खाई को दूर करना ज़रूरी है। यही इसका आंसर हुआ।